व्हाट इज स्वार्मिंग, हनी बी स्वार्मिंग, कि हनी बी स्वार्मिंग है क्या, और हनी बी स्वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है इसके अंदर, हनी बीज के अंदर, जो कि होना ही होना है। और ये कैसे होता है, इसके मतलब जो है हनी बी स्वार्मिंग जो है एक रिप्रोडक्शन का एक नेचुरल तरीका है रिप्रोडक्शन करने का। इसकी मैं एग्जांपल ये समझाने से पहले कि स्वार्मिंग क्या है, वो उससे पहले मैं एक इंसानी लाइफ की एग्जांपल समझा दूं, तो उससे आपको थोड़ी समझ ज्यादा आ जाएगी। एक समझें जी, से फॉर एग्जांपल जी हम मैं अपनी एग्जांपल दूं या किसी की कह लूं कि कोई बंदे जो हैं कोई 4 के 5 भाई हैं, ठीक है, एक घर में 5 भाई रहते हैं, उनके वालिदैन हैं, वालदा होती है। जब मोस्टली केसेस में ऐसे होते हैं कि जब बच्चे जवान हो जाते हैं उनकी शादियां कर दी जाती हैं। अब 5 बेटे हैं से फॉर एग्जांपल, या 8 बेटे हैं, अब उनकी शादियां हो गई तो भी साथ में 8 बीवियां भी हो जाएंगी। 8 बीवियों के आगे फिर कई सारे बच्चे, उन दोनों से हर कपल से डेफिनेटली किसी से 2, किसी से 4, किसी से 6, किसी से 8, काफी सारे बच्चे हो जाएंगे। और कुछ अरसे बाद, काफी अरसे बाद आप देखेंगे एक घर में 6 फैमिलियां रह रही हैं या 5 फैमिलियां रह रही हैं और उनके आगे कोई 25-30 बच्चे हो गए, तो अब घर क्या हो जाता है, ओवर क्राउडेड हो जाता है। ठीक है, और ओवर क्राउडेड होने से क्या होता है कि सी फॉर एग्जाम्पल उनकी आमदन, एक कोई जमीन थी, एक अकेली जमीन थी, या कोई और कोई कारोबार था, एक कारोबार था, अब वहां पे 25 बच्चे आ गए। अब जो रिसोर्सेज पहले सिर्फ 5 लोगों को मिलते थे, या 7 कह लें, 2 वालदैन भी साथ शामिल कर लें, 5 बच्चे और 2 साथ में, तो अब क्या हो गया कि वो खानदान के जो रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा हाथों में बांटना शुरू हो जाएंगे। और बाद में क्या होता है कि ऐड माँ का हिस्सा निकालें, अम्मा जान का हिस्सा निकालें, करते करते जो है 2-2 कनालें, आज का देखते हैं ना, जिसकी एक अब्बा जान की 1 मुरब्बा जमीन थी, बाद में क्या बचता है, 3-3 एकड़ आते हैं अगर बच्चे काफी सारे हैं तो। ऐसी सिचुएशन जो है, तो इससे क्या होता है कि रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर एक घर में कोई फ्रूट आ जाए तो दूसरी फैमिली में लड़ाई शुरू हो जाती है कि जी उसका अब्बा जान तो फ्रूट लेके आए, आप क्यों नहीं लेके आए। ठीक है, एक ने अच्छे कपड़े पहन लिए तो दूसरे घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से हनी बीज के अंदर भी ऐसे है कि हनी बीज स्पेशली स्प्रिंग के सीजन में, मौसम बहार में क्या होता है कि इनकी तादाद, हनी बीज जो है उस वक्त जो है मौसम भी ठीक होता है, और उसने रॉयल जेली भी खाई होती है। और अब क्या करती है कि वो अंडे देती है काफी सारे, और एक दिन में आपको पता है कि वो 2-2, 3-3 हजार भी अंडे देती है। जब अंडे बहुत ज्यादा देती है तो उससे क्या होता है कि अब बहुत ज्यादा बच्चे पैदा होने हैं। और कॉलोनी जो है, उनकी जो कॉलोनी जो है वो ओवर क्राउडेड हो जाती है। जब ओवर क्राउडेड होती हैं तो अब जो है उसको 2 हिस्सों में स्प्लिट होना पड़ेगा अगर उन्होंने प्रॉपरली ग्रो करना है, या फूड रिसोर्सेज प्रिजर्व करनी है, हनी बनानी है, और अपना गर्मियों के लिए उन्होंने जो है अपना हनी को जोड़ना भी है, यानी कि प्रिजर्व भी करके रखना है, तो फिर डेफिनेटली उनको ज्यादा जो है रिसोर्सेज की सिक्योरिटी चाहिए। जब ज्यादा सिक्योरिटी सोर्सेज की सिक्योरिटी चाहिए तो डेफिनेटली उसके लिए जो है उन्हें जो है स्प्लिट होना पड़ेगा, यानी कि आधी बीज को कहीं और जाना पड़ेगा, आधी बीज कुछ रह जाएं और मोस्टली जो है वो चली जाएं। तो ये ज्यादातर जो स्वार्मिंग का प्रोसेस है ये स्प्रिंग सीजन में होता है, मगर इसके अलावा जो है अर्ली समर में भी हो सकता है, या फाल में भी जब सितंबर अक्टूबर के बाद जो है, अक्टूबर नवंबर कह लें, तो टेम्परेचर ठीक होता है, नॉर्मल होता है, फूल हो, तो फिर भी ये स्वार्मिंग हो सकती है, यानी कि इसकी पॉपुलेशन बढ़ने से। ज्यादातर ये स्प्रिंग में काम ये होता है। इसके अलावा फाल में भी हो सकता है, या अर्ली समर में, अर्ली समर मीन के अप्रैल मई में जब तक फूल वगैरह मौजूद हो, खुराक अबंडेंटली अवेलेबल हो, तो ये जो है होते हैं। तो अब कहते हैं कि जी ये जो इन मैस में या आधी कॉलोनी उड़ के चली जाती है कहीं पे, स्वार्मिंग होता है कि एक कॉलोनी है, उसमें से क्या होता है कि उस कॉलोनी में से जो है तकरीबन राउंड अबाउट आधे एक मेंबर उड़ के तो साथ जाके किसी दरख्त पे बैठ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है स्वार्मिंग होती क्या है। स्वार्मिंग सिंपली जो है, मैंने कहा कि कुछ मक्खियों का छत्ते में से उड़ के साथ में जाके किसी दरख्त में बैठ जाना। ठीक है, उसको हम स्वार्मिंग कहते हैं। स्वार्मिंग मैंने शुरू में बता चुका कि एक ये रिप्रोडक्शन का तरीका है, यानी कि अपनी आबादी को बढ़ाने का तरीका है। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं, तो ये अब ये अगला सवाल आता है कि ये ऐसा क्यों डिसाइड कर लेती है मक्खियां, ये ऐसा क्यों डिसाइड करके आधी मक्खियां उड़ जाती हैं, आधी रह जाती हैं। ठीक है, तो ये कोई अजीब चीज है, कोई रॉन्ग
बिहेवियर है इनका, बल्कि ये कहता है कि एक किस्म का ये नॉर्मल किस्म का बिहेवियर है जो हनी बी जो है, हर किस्म की हनी बी जो है ये बिहेवियर शो करती हैं। अब कहते हैं कि हनी बी स्वार्मिंग, व्हाई द हनी बी स्वार्मिंग, तो स्वार्मिंग करती क्यों है, ये मैंने बताया कि ये हनी बी जिस तरीके से हम सोशल ऑर्गेनिज्म है, तो इसी तरीके से हनी बीज भी सोशल इंसेक्ट्स हैं। सोशल इंसेक्ट मीन सोसाइटी के अंदर रहती हैं, सोसाइटी के अंदर मीन कि इन्होंने अपने काम बांटे हुए, ठीक है। और कॉलोनीज बी की जो है कि जो उनकी कॉलोनी है वो ही उनका मेन घर होता है। एक हनी बी है ना, तो उसकी जो कॉलोनी है, वो जो छत्ता है, डब्बा आपको नजर आ रहा है जिसमें हजारों बीज आपको नजर आ रही है, वो उसका एक घर है और वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है। यानी कि जो है देखें क्वीन, उसमें आगे उन्होंने सिर्फ ये है कि ड्यूटियां अपनी अपनी डिवाइड की हुई हैं कि क्वीन अंडे देती है, वर्कर काम करते हैं, ड्रोन स्पर्म डोनेट करते हैं, तो ये इस तरीके से सारे काम मिलजुल के तो करते हैं। तो इस तरीके से एक इंडिविजुअल, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आम इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करता है, और रिप्रोड्यूस में कॉलोनी भी डेफिनेटली जब बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते जिस तरीके से मैंने कहा ना कि एक घर में काफी सारे फैमिलीज हो जाती हैं, ज्वाइंट फैमिली बन जाती है, तो उसी तरीके से हनी बीज में भी क्या होता है कि जब ये बच्चे पैदा करते हैं, और बच्चे स्पेशली जब स्प्रिंग का सीजन होता है, तो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो पल जाते हैं, और पलने से मीन सर्वाइव कर जाते हैं। जितने अंडे दिए, 2000 अंडे दिए आज, तो वो 2000 अंडों में से मोस्टली अंडे जो हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। और वो क्योंकि उनको खुराक मिलती है, खुराक अबंडेंटली स्प्रिंग सीजन के अंदर होती भी अवेलेबल है, तो अब यह है कि जब अवेलेबल है तो वो डेफिनेटली बच्चे सरवाइव करेंगे, और जब सरवाइव करेंगे तो वो कॉलोनी जहाँ पे सिर्फ 20,000 इंडिविजुअल की गुंजाइश थी एक डब्बे के अंदर, तो अब क्या हो जाते हैं, वहां पे 30,000 हो गए, 40,000 होगी हनी बीज। अब 40,000 के लिए तो वो डब्बा नहीं बनाया गया था, वो डब्बा तो गुंजाइश का था जो जिसमें 20,000 की जस्ट गुंजाइश थी, तो उसमें कितने हो गए, 40,000 हो गए, तो ये एक बड़ी ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से क्या करना पड़ता है कि अब वो जो कॉलोनी में बैठे जो वर्कर हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम ऐसा करें कि अपनी कॉलोनी को स्प्लिट कर लें, कि यानी कि आधी कॉलोनी जो है वो चली जाए, अपना कोई नया घर ढूंढ ले, और आधे मेंबर जो है इसी में रह जाए। तो उस प्रोसेस को उसमें, और वो जो एक ओरिजिनल कॉलोनी थी वो क्या होती है कि दो सब कॉलोनीज में सब डिवाइड हो जाती है। तो उसके लिए जो है एक बेस्ट तरीका ये, और यही इनकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर ये करेंगे तो सर्वाइवल रहेंगी, अगर नहीं करेंगी तो क्या होगा, स्प्रिंग सीजन तो वो मक्खियां निकाल लेंगी, स्प्रिंग सीजन तो निकाल लेंगी, थोड़ी सी 20,000 की जगह वो 40,000 निकाल लेंगी, क्योंकि अभी मौसम ठीक है। मगर जैसे ही गर्मी आएगी, मौसम गर्म होना जाएगा, समर आता जाएगा, तो वो जो 20,000 की मक्खियों के लिए उन्होंने खुराक जोड़ी हुई थी, क्योंकि छतें तो गुंजाइश वही है, अब क्या है कि छतें तो वही है, अब क्या करना है कि वो 20,000 की बजाय 40,000 खाना शुरू कर दें। वो जो हनी उन्होंने जोड़ के रखा था, पहले तो हनी जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि 20,000 थोड़ी सी मक्खियां काम कर रही हैं, बाकी वो जस्ट ओवर क्राउडेड की हुई हैं, तो पहले तो फूड जुड़ेगा ही नहीं। इन केस फूड जुड़ गया तो वो तो 4 दिनों में खत्म हो जाएगा। अब जब गर्मी आएगी, लू चलेगी जून के महीने में, तो वो तो मक्खियां बाहर निकल ही नहीं सकती। जब नहीं निकल सकेंगी, तो जब मक्खियां 20 के बजाय 40,000 होंगी उस छत्ते में, तो वहां पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। आप देखें ना, एक बस में 40 सीटें या 50 सीटें हो तो 100 बंदा बांट दें, तो आप देखें कि गर्मियों में वहां पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो अगर 20,000 के बजाय वहां पे 40,000 मक्खी हो जाएंगी, तो टेम्परेचर तो पहले ही बार हाई है जून के महीने में, और ऊपर से जब और हाई होगा ओवर क्राउडिंग की वजह से, तो क्या होगा कि वो मोस्टली मक्खियां मर जाएंगी, फूड नहीं मिलेगा, ठीक है। जो गर्मी में बाहर निकलेगी वो वैसे भी मरेगी। तो इस तरीके से जो है पूरी कॉलोनी जो है वो कोलैप्स हो सकती है, खत्म हो सकती है। उस पूरे कोलैप्स से बचने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, वो क्या करती हैं कि खुद ही डिवाइड कर लेती, जैसे घरों में बाहमी सलाह मशवरे से नहीं होता कि यार ये छोटा भाई है, चलें छोटे भाई को घरे में रहने दें, बड़ा भाई जो जिसने अपना घर साइड से कोई नया घर बना लिया, चले वो शिफ्ट हो जाए, वो बाहर नया घर ले ले, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वही कॉलोनी जो है या एक घर जो है वो चलता रहता है, जैसे हमारी लाइफ के अंदर। तो अब क्या करते हैं कि इसकी तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ स्वार्मिंग, तो हनी बीज जो है तैयारी कैसे करती है स्वार्मिंग के लिए, तैयारी कैसे करती हैं, तो उसकी तैयारी का तरीका जो है कि अगर कोई भी कॉलोनी जो है जिसने स्वार्मिंग मूड में जाना है, तो उसके अंदर क्या करती हैं कि वर्कर बीज जो है वो क्वीन सेल बनाना शुरू करते हैं।
ऐसा छत्ता देखें जिसके अंदर काफी सारे क्वीन सेल बन रहे हैं, ठीक है, तो उसमें समझ लें कि आप जो है ये स्वार्मिंग होगी, ठीक है, क्वीन सेल, नए क्वीन सेल बन रहे हैं, तो ये निशानी होती है कि स्वार्मिंग की। इसलिए जो एक्सपीरियंस किस्म के बी कीपर होते हैं, जब ये सिचुएशन देखते हैं तो वो उससे पहले खुद ही कॉलोनी को खुद डिवाइड कर लेते हैं, इससे पहले कि मक्खियां खुद उड़ के जाएं, बाहर जाके दरख्त पे बैठ जाएं, ग्रास पे बैठ जाएं, या बिल्कुल वो इलाका ही छोड़ जाएं और उनका वो मक्खियां जाया हो जाए, यानी कि उनकी मक्खियां वो गायब हो गई। तो उससे पहले क्या करते हैं जो एक्सपीरियंस बी कीपर होते हैं, वो खुद ही जो है क्वीन सेल उन्हें नजर आ जाते हैं कि एक छत्ते के अंदर, जब वो छतों को विजिट करते हैं ना, या उनकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि अभी इस डब्बे के अंदर काफी सारे क्वीन सेल बन रहे हैं। तो क्वीन सेल बनने की निशानी ये है कि अब इसका मतलब, और ये निचली साइड पे, छत्ते की निचली साइड पे बन रहे हैं, और ये बड़े कहते हैं कि प्रोमिनेंटली नजर आ रहे होते, क्योंकि ये अपसाइड डाउन होते हैं, मीनिंग ऊपर से निचली तरफ इनका रुख होता है। जब निचली तरफ बन रहे हो ना, छत्ते के बिल्कुल बॉटम के ऊपर बन रहे हो, तो ये इसकी निशानी होती है कि आप जिस स्वार्मिंग होने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि वो जो वर्कर होते हैं वो क्वीन को कहते हैं, जो उनकी एक ही क्वीन होती है, कि उसको वो क्या करें कि वो क्या कहते हैं कि जी आप यहाँ पे अंडे दो, ठीक है। वो क्वीन क्या करती है कि वो कुछ सेल के अंदर अंडे देती है, और उन सेल्स को ऊपर क्या करते हैं कि जो वर्कर होते हैं उन लार्वों को, जो जो उनसे लार्वे बनते हैं, अभी 1 डे ओल्ड लार्वे होते हैं, कितने होते हैं, 1 दिन पुराने लार्वे होते हैं, उनको वो रॉयल जेली खिलाना शुरू कर देती हैं। तो जिस जिस लार्वे को रॉयल जेली खिलाना शुरू कर देंगे, मतलब क्या है कि यहाँ पे नई क्वीन बनने जा रही है, ठीक है। और अगर सिर्फ लाइफ के पहले 3 दिनों में खिलाएं और बाकी दिनों में ना खिलाएं, उसको बी ब्रेड खिलाएं, तो फिर वो वर्कर बनता है, वो क्वीन नहीं बनती। और अगर उसको सारी लाइफ रॉयल जेली खिलाएंगे तो फिर वो क्वीन बन जाएगी, उसके अंदर सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाएगी, और वो अल्टीमेटली जो है वो एक जो है वो आप कह लें कि क्वीन बन जाएगी। अब क्या होता है कि जैसे ही क्वीन ने अंडे दिए, उन्होंने उसको क्वीन को, अब जब उसका एग लेइंग प्रोसेस खत्म हो गया, जितने उन्हें अंडे चाहिए थे, अब क्वीन को वो डाइट पे ले आती है। डाइट पे क्यों ले आते हैं भाई, वो वर्कर जो हैं क्वीन को उसकी खुराक बंद कर देते हैं। खुराक बंद क्यों करते हैं, क्योंकि जो इस क्वीन ने 2 साल तक या 3 साल तक, जितने साल तक भी इस छत्ते पे राज किया, तब तक क्वीन रच के खाती थी, रॉयल जेली खाती थी, और उसका बॉडी दूसरों बीज की निस्बत उसका बॉडी क्या था, बड़ा था। अब क्या हो गया कि उसको डाइट पे लेके आने ताकि वो थोड़ी स्लिम हो जाए, थोड़ी सी वीक हो जाए। वीक क्यों हो, कि अब उसका वजन कम हो जाए। उसका वजन जब कम होगा, उसका एक्सेसिव वेट कम होगा, तो वो हनी बी उड़ सकेगी, अदरवाइज वो जो क्वीन बीज है वो नहीं उड़ सकती। उसको उड़ने के काबिल बनाने के लिए वो क्या करते हैं, उसको डाइट पे डालते हैं, उसकी खुराक बंद करते हैं, ताकि वो जो है उसका वेट कम हो और वो उड़ने के काबिल हो, ताकि क्योंकि वो तो हमारी मलका है, तो मलका के पीछे ही वर्कर जाएंगे ना, ठीक है। मलका उड़ेगी तो उसके पीछे वर्कर उड़ के जाएंगे कि नहीं उड़ के जाएंगे, इसलिए उसको वो डाइट पे लेकर, जैसे ही वो थोड़ा सा उसका वेट कम हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं कि वो जो, और मगर जैसे ही वो जो क्वीन सेल कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब क्या हुआ कि वो जो क्वीन सेल वर्कर बना रहे थे उस छत्ते में, अब क्या हुआ कि वहां पे क्वीन सेल बन गया और उनके ऊपर कैप भी लग गए, ढकने भी लग गए। ढकने लगने का मतलब क्या है कि अब वो जो क्वीन के लार्वे थे, अब वो लार्वे क्या हो गए, प्यूपे बन गए, और प्यूपों से चंद दिनों बाद क्या होगा कि अडल्ट क्वीन निकल आएंगे। तो जैसे ही वो सेल कैप हो जाते हैं, प्यूपा बन जाता है लार्वे से, तो वो क्या होती है कि जो वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्वीन थी, ठीक है, वो क्या करती है कि कुछ मेंबर्स को लेके, कुछ में से म्यूसली कह लें कि हाँ अराउंड अबाउट हाफ ऑफ द मेंबर्स को लेके वो दिन के वक्त जो है उड़ जाती है, और उसके लिए जो है वो क्या करते हैं कि एक फेरामून स्क्रीट करते हैं। फेरामून को स्क्रीट करने का मकसद ये है कि उन्होंने नए से नए बीज को कन्वेंस करना है उस छत्ते के अंदर, मोस्टली बीज को कन्वेंस करना है कि वो जी इस छत्ते को छोड़ के नई जगह पे आ जाए। अब जी हम, हमारी क्वीन जो है, ओल्ड क्वीन जो है, वो जो है जा रही है नया छत्ता बनाने, तो आप भी हमारे साथ आ जाए। इस प्रोसेस को वो क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट। उसके लिए वो एक स्पेशल किस्म का एक फेरामून क्रिएट करते हैं। उस फेरामून को स्मेल करते हुए
कुछ कह लें कि राउंड अबाउट हाफ ऑफ द मेंबर तो आ जाते हैं, बाकी जो ज्यादा कह लें कि जिद्दी किस्म के होते हैं या जो नहीं चाहते चेंज, नहीं चाहते को या अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, तो वो कहते हैं नहीं नहीं जी हम इधर ही रहेंगे, ठीक है, तो वो उधर ही रह जाते हैं उसी छत्ते में। तो इस तरीके से क्या होता है कि राउंड अबाउट जो एक कॉलोनी थी अब वो डिवाइड होके क्या बन जाती है, दो बन जाती है। तो इस स्वार्मिंग के दौरान 3 इवेंट्स होती हैं। इस स्वार्मिंग के दौरान कितने इवेंट्स होते हैं, 3 इवेंट्स होते हैं। यहाँ पे इन्होंने हेडिंग में बड़ा करके लिखा हुआ है। तो उसमें से सबसे पहला इवेंट क्या होता है कि वो छत्ते को छोड़ती है। एक क्वीन जाती है, क्वीन के साथ वो वर्कर जो है एक स्पेशल फेरामोन क्वीन भी क्रिएट करती है, और उसके साथ साथ जो है वर्कर भी एक फेरामोन क्रिएट करते हैं जिसको स्मेल करते हुए क्या होते हैं कि करीबन आधे के राउंड बोर्ड जो है वो थाउजेंड्स ऑफ बीज जो है वो स्प्लिट होके वहां से निकल के उनके पीछे आ जाती हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि टेम्पोरेरली जाके वहां पे इंटरम लोकेशन पे बैठ जाते हैं। इंटरम लोकेशन क्या होती है कि जहाँ पे छत्ता है ना, जब मैं भी वहां यहाँ पे मैंने एक जगह पे 25-30 बॉक्स रखे हुए हैं, तो उन बॉक्सेस के करीब ही कोई अगर दरख्त है, कोई झाड़ी है, कोई ग्रास है, कोई भी चीज है जो स्पोर्ट है जिसके ऊपर मक्खियां बैठ सके एक छत्ते की फार्म में, तो वो क्या करती हैं उसमें जाके बैठ जाती हैं। इंटरम प्लेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आरजी प्लेस है, यहाँ पे इसने परमानेंटली नहीं बैठना। उसी डब्बों के करीब 2, 4, 10 मीटर की दूरी के ऊपर जो है वो जो हनी बीज उड़ी हैं, वो फर्स्ट टाइम अभी क्वीन जो है अपने छत्ते से फर्स्ट टाइम उड़ी है। तो जब फर्स्ट टाइम उड़ेगी तो उसे एक्सपीरियंस नहीं होता, उसका वेट भी अभी अभी कम हुआ है, और वो इतनी अच्छी फ्लायर होती भी नहीं है। जब इतनी अच्छी फ्लायर नहीं है तो वो आर्जी तौर पे जस्ट 8-10 किलोमीटर उड़ती है 2-4 दिन के लिए, ठीक है। तो वो एक जाके आर्जी जगह पे बैठ जाती है। सबसे पहला इवेंट ये होता है कि छत्ते को छोड़ना और एक आर्जी सी जगह पे जाके बैठ जाना। अब इसके बाद दूसरा इवेंट जो है कि जब तक वो एक आरजी जगह पे करीब, मैंने कहा कि करीब इस डब्बों के करीब कोई दरख्त था, कोई झाड़ी थी, कोई वॉल थी, कोई भी चीज थी, उसके ऊपर जाके बैठ जाएंगे। अब क्या होगा कि उसी दौरान 2-3 दिन तक वो बैठी रहती हैं, वहां पे जो करीब जगह थी उसके ऊपर बैठी रहती हैं। और इस दौरान जो है वो हनी बीज भी थोड़ी और स्लिम हो जाती है और उड़ने के ज्यादा अच्छे काबिल हो जाती है। तो इसी दौरान क्या करती हैं कि जो स्काउट्स बीज होती हैं वो करीब जाके इर्द गिर्द फील्ड में, खेतों में, बागों में जाके कोई परमानेंट जगह ढूंढती हैं। स्काउट्स बीज क्या करती हैं, कोई परमानेंट जगह ढूंढती हैं। तो जब परमानेंट जगह ढूंढना है तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने 2-3 दिन यहाँ तक बैठना है आरजी में, और इसके बाद इन्होंने जाके कोई फाइनल अपना घर ढूंढ लेना है। और वो स्काउट्स भी क्या करती हैं कि मुख्तलिफ जगह पे फूलों की सिचुएशन, शेड की सिचुएशन, पानी की सिचुएशन, फूड की सिचुएशन देख के आती हैं और छत्ते में आके फिर दूसरे मेंबर्स को बताती हैं कि जी हमने ये देखा। हर बीज स्काउट बीज ये चाहती है कि जो वो जगह देख के आई है वो जगह सिलेक्ट हो जाए। तो इसके ऊपर काफी सारी छत्ते के अंदर डिबेट होती है, ठीक है। और उसके बाद समझ लें या आप कह लें कि सिंपली वोटिंग होती है, और जो जगह बेस्ट लगे पूरे छत्ते के मेंबर्स को, ठीक है, वर्कर्स को जो जगह सबसे अच्छी लगे वो क्या होती है कि अल्टीमेटली वहां से उड़ के उस फाइनल जगह पे जाके बैठ जाती हैं। ये होता है एक नेचुरल प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मगर ये अब क्या करना है कि मैंने कहा कि जैसे ही वो स्वाम उड़ता है मक्खियों का, तो वो मैंने कहा 2-3 दिन तक आरजी करीब ही जाके, मसलन यहाँ पे मेरे डब्बे पड़े हैं तो इससे 8-10 मीटर दूर जाके करीब दरख्त था उसके ऊपर बैठ रहे हैं, और वो 2-3 दिन तक आरजी बैठी रहेंगी। इस दौरान अगर आपने उनको पकड़ लिया और आपने उनको किसी बॉक्स में शिफ्ट कर लिया तो मतलब उनको घर मिल गया, उनको कहीं उड़ने की जरूरत नहीं। और अगर आपने उनको ना पकड़ा, रहने दिया, ठीक है, तो वो फिर क्या होगी, वो 8-10 मीटर जो दूर ही बैठी है, अभी आपके जो लोकेशन है उसके करीब ही बैठी है, तो वहां से उड़ के जाके वहां वो किसी परमानेंट बाग में, किसी दरख्त पे, किसी झाड़ी में परमानेंटली बैठ जाएंगी। फिर वो उन डब्बों के करीब नहीं रहेंगी, फिर मे भी वो इलाका ही छोड़ जाए, तो फिर वो आपकी बीज का नुकसान हो जाएगा। यानी कि अगर आपकी 20,000 बीज चली गई तो मतलब आपका नुकसान हो गया ना। तो उस नुकसान से बचने के लिए हमने क्या करने कि स्वाम्स को पकड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने स्वाम्स को अगर पकड़ना है तो उसके लिए आपको चीजें कौन कौन सी चाहिए, सबसे पहले हमें एक बॉक्स चाहिए।
वो लकड़ी का हो, गत्ते का बॉक्स हो, कोई भी बॉक्स हो, मगर उसमें से ब्रीदेबल हो, मीन उसके अंदर कोई छोटे छोटे सुराख हो, कोई जाली लगी हो। वो अभी मैं आपको वीडियो के अंदर बॉक्स दिखाता भी हूँ, ताकि जो है उनके अंदर हम बीज को पकड़ सकें। कोई चीज पकड़ने के लिए चाहिए ना, तो वो कोई डब्बा चाहिए। दूसरा यह है कि लाइट कलर की बेड शीट कोई चाहिए आपको। वो बेहतर यह है कि वो सफेद रंग की हो, या कोई भी लाइट कलर की शीट आप यूज कर सकते हैं। हल्के रंग में बेड शीट कपड़ा चाहिए, ठीक है। आपको बी ब्रश चाहिए, प्रूनिंग सीजर, प्रूनिंग शेयर्स होते हैं, ये जो कैंची नहीं होती टहनी वगैरह काटने के लिए या फ्रूट काटने के लिए प्रूनिंग सीजर होती हैं, वो प्रूनिंग सीजर चाहिए। और इसके अलावा लेमन ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास आपने देखी होगी, ये घरों में कई सारे लोगों ने लगाई होती है कहवे के लिए, यानी कि लेमन ग्रास की। उसका आप कहवा बनाए तो उसका जायका होता है लेमन की, उसमें से ना लेमन वाला जायका आता है उस कवे में से, तो उस तरह का इसका जायका होता है। तो उसी से एक ऑयल बनता है, उसी प्लांट से एक ऑयल बनता है, वो बाजार से मिल जाता है। वो आप ऑयल आपके पास हो, ठीक है। अगर वो ऑयल छिड़केंगे तो वो उसी की तरफ भागती हुई समझ लें कि अट्रैक्ट होके आ जाएंगे। और इसके अलावा प्रोटेक्टिव गियर, प्रोटेक्टिव गियर का मतलब क्या है कि आपके सर के ऊपर टोपी शोपी हो, कोई ऊपर वर्दी शर्दी हो, कि बीज अगर आपके ऊपर गिर जाए तो आपको काट ना ले, उससे बचने के लिए जो है आपको कोई वर्दी वगैरह चाहिए, ताकि आपको वो बाइट ना कर सके। इसके बाद जो है अब आप जो है जहाँ पे आपका स्वार्मिंग पड़ा है या आपका स्वार्म है, वहां पे आप पहुंच के स्वार्मिंग की साइड्स पे जहाँ पे बीज बैठी है, करीब ही कोई झाड़ी है, कोई दरख्त है, उसके ऊपर जाके बैठिए। जब आपने वहां पे पहुंचना है तो वहां पे क्या क्या काम करने हैं, तो ये पहले सुन लें, फिर आपको मैं वीडियो से दिखाता भी हूँ। तो सबसे पहले जो है अगर आप उस जगह पे पहुंचे, अब जगह पे जाके उसका सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करें, देखें कि क्या या वहां पे बीज पकड़ना आसान है या मुश्किल है, ठीक है। अगर तो वो करीब ही कोई छोटी सी झाड़ी के ऊपर बैठे हैं तो आप तो बआसानी उसको टानी के ऊपर बैठे हैं तो वो टानी काट सकते हैं, किसी शाख के ऊपर बैठे हैं तो वो शाख ही काट के डब्बे में डाल सकते हैं। और अगर वो बहुत ज्यादा हाई बैठी है, ऊपर जाके बैठी है, क्या आपको कोई सीढ़ी लगानी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा, वो आपने सिचुएशन पहले देखनी है, और उसके अकॉर्डिंग आपने बेस्ट जजमेंट करनी है कि कौन सा तरीका बेस्ट होगा। कि ये ना हो कि मैं ऊपर दरख्त से गिर के टांगे तुड़वा लूं, गर्दन टूट जाए, या ऐसा कोई भी खुदा नास्ता मसला हो जाए, तो ऐसा कोई मसला तो नहीं होगा। तो आपने बेस्ट जजमेंट करके जो बेस्ट तरीका होगा वो आपने अपनाना है, ठीक है। ये आपने पहले करना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, आपने वो जो अपनी वर्दी शर्ती है वो पहन लेनी है, अपने दस्ताने वगैरह ग्लव्स वगैरह। अगर तो आप नए, अगर तो आप काफी एक्सपीरियंस हैं, फिर इन किसी चीजों की जरूरत ही नहीं रहती, ठीक है। इसके बाद हैं अगर तो वो किसी दरख्त के नीचे हैं, किसी टानी के ऊपर हैं, तो अगर तो टानी काट सकते हैं तो पूरी की पूरी टानी काट लें, और अगर नहीं काट सकते तो फिर उसके नीचे बेड शीट रख दें। वो जो शीट आपने व्हाइट कलर की या लाइट कलर की, कोई भी किसी भी रंग की शीट हो सकती है, मगर कलर कोई लाइट हो, डार्क ना हो, ठीक है। तो वो आपने अगर उसके ऊपर जो है वो नीचे बिछा दें उस स्वाम्स के नीचे, और फिर उसके ऊपर बॉक्स रख दें। बॉक्स रखने का मतलब क्या है कि आपने ऊपर टहनी है, नीचे आपने बॉक्स रखा, और बॉक्स के नीचे आपने वो कपड़ा बिछा दिया कि अगर कोई कोई ना कोई खुदा ना खास्ता बीज गिर के डब्बे में ना जाए तो वो नीचे कपड़े पे गिर जाएंगे, और कपड़े को फिर हम बॉक्स में अंडेल लेंगे वो जिस तरीके से ना मक्खियों को। तो ये काम आपने करना है। जिस तरीके से आप नहीं करते कि आपने एक कपड़ा लेते हैं और कपड़े के ऊपर आप बॉक्स रखते हैं और ऊपर से जामुन झाड़ने शुरू कर दें, तो जामुन आज सारे तो बॉक्स में नहीं जाएंगे, कुछ बॉक्स में जाएंगे, कुछ कपड़े के ऊपर गिर जाएंगे, वो कपड़े वाले आप इकट्ठे कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है आपने काम करना है। अब क्या करना है कि आपने जब ये सेटिंग कर ली, कपड़ा रख दिया, कपड़े के ऊपर बॉक्स रख दिया, अब आप क्या करेंगे, जो स्वाम्स का जो क्लस्टर की फार्म में इकट्ठे हुए पड़े हैं टहनी को, वो सारे के सारे को कोशिश करें कि बॉक्स के अंदर अंडेल दें। अगर आप बॉक्स के अंदर अंडेल देंगे तो मोस्टली बीज चली जाएंगी, कुछ बीज रह जाएंगे, ठीक है। और अभी भी इनमें से कई सारे वो बॉक्स में से वो मक्खियां बार बार निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो उसमें आगे 3-4 किस्म की सिचुएशन हो सकती है जो आपको फेस करनी पड़ सकती है कि मक्खियां आपकी हैं कहाँ पे। अगर तो एक ब्रांच के ऊपर है, शाख के ऊपर, तो आपके पास वो मैंने कहा है जो कटिंग सीजर है, ठीक है, कटिंग नाइफ आपके पास मौजूद है, उसके साथ ही आप क्या करें
कि उसको पूरी ब्रांच को बीज को शेक कर दें, ऐसे हिलाएं, जोर से हिलाएं कि वो मक्खियां जो हैं सारी की सारी बॉक्स के ऊपर गिर जाएं। ठीक है, अगर वो कोई छोटी ब्रांच है, बड़ा सारा टहना नहीं है, छोटी सी ब्रांच है, पतली सी ब्रांच है, वो सीजर से काट सकती है, या किसी छोटे से पौधे के ऊपर बैठे, मक्की का पौधा है, तो आप क्या करें, उस सीजर के थ्रू पौधा ही काट लें, वो छोटी सी टहनी है वो ही काट लें और उसको टानी समेत बॉक्स में डाल दें। तो ये एक तरीका होगा, उससे वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। अगर वो किसी बाड़ के ऊपर बैठी, बाड़ में कोई फेंस वगैरह है, किसी दीवार के ऊपर बैठी है, मेल बॉक्स के ऊपर बैठी, और ऐसा कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर बैठी है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मुश्किल यहाँ पे हो जाता है कि आप बॉक्स को हिला भी नहीं सकते, खंबे को हिला भी नहीं सकते, वो जो मेल बॉक्स है उसको हिला भी नहीं सकते, दीवार को हिला भी नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या करें? ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करें कि आप सबसे पहले जो है उस जहाँ पे मक्खियाँ बैठी हैं उनके ऊपर एक पानी में थोड़ी सी चीनी मिला के ना, बॉटल में उसको मिक्स करके, यानी कि चीनी का थोड़ा सा सोल्यूशन बना के उसके ऊपर स्प्रे करें सबसे पहले। ठीक है, जब आप स्प्रे करेंगे तो वो मक्खियाँ वहां से कम होंगी, या ठंडा पानी छिड़क दें, ठंडा पानी, सुबह सुबह ठंडा पानी होता है तो वो पानी छिड़क दें थोड़ा सा, उससे मक्खियाँ जो है वो कम मूव करेंगे। तो और जब तक कम मूव करेंगे और तब तक जो है आप हाथ के साथ, आपके हाथ के ऊपर ग्लव्स वगैरह चढ़ेंगे तो वो हाथ के साथ दीवार से उठा के उनको बॉक्स में शिफ्ट कर सकते हैं। ये एक आसान तरीका है, ये मैं आपको वीडियो में भी दिखाता हूँ। अगर वो ग्राउंड पे पड़ी है, जमीन पे, फिर क्या करें? ग्रास पे पड़ी है ना, नीचे ग्रास है, आपका लान है, लान में ग्रास लगी हुई है, ग्रास भी कटी हुई है, अब उसके ऊपर मक्खियां बैठ गई हैं, तो फिर क्या करें कि आप बॉक्स को ना एक तरफ थोड़ा सा मोड़ के उसके अंदर लेमन ग्रास ऑयल थोड़ा सा छिड़क दें, और उसको एक तरफ मोड़ के जिस तरफ बैठी है ना उस तरफ उसका मुंह करके बॉक्स का, आप बॉक्स को खुला रहने दें। तो अब क्या होगा कि अंदर आपने लेमन ग्रास लगाया तो वो एक अट्रैक्टेंट है, तो उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होंगी, जितनी भी बीज होंगी वो आस्ता आस्ता उस डब्बे में आ जाएंगे, वो मूव करके ना ऊपर आ जाएंगे, और जैसे ही मोस्टली बीज आ जाएं तो आप वो उसको डब्बे को सीधा कर लें और ऊपर से ढकना उसका बंद कर लें। ठीक है, मगर उसमें लेमन ग्रास ऑयल थोड़ा सा छिड़क दें, तो और उसको ना आपने ये बॉक्स जो है अनटिल सनसेट, कि सूरज गुरूब होने तक रहने देने, क्योंकि कई सारी बीज ऐसी भी होंगी जो शायद स्काउटिंग करने गई हैं, कई सारी बीज ऐसी हैं जो फूड कलेक्ट करने गई हैं, तो वो जब आए तो आगे पता ही ना कॉलोनी है ही, तो वो बेचारी बीज जो है वो रह जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि सारी की सारी मक्खियां जोड़ के गई हैं उन सबको पकड़ लें, तो फिर आप सन डाउन तक नहीं, शाम तक वेट करें। तो शाम तक क्या हो जाती है कि सारी मक्खियां जो गई थी ना फूड कलेक्ट करने या स्काउटिंग करनी गई थी, वो सारी की सारी बीज वापस आ जाएंगी और आप सारी की सारी बीज पकड़ जाएंगे। और आप क्या करें कि जैसे ही आपने बीज पकड़ ली, ठीक है, अब आप उनको क्या करना है कि आपने रात भर उसी डब्बे के अंदर रखने हैं उनको, और सुबह सवेरे जो है उनको आपने किसी नए बॉक्स के अंदर जो है आपने उनको शिफ्ट कर देना है। और उसको जितनी जल्दी कोशिश करें कि आप जितनी आसानी से, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और उनको किसी महफूज जगह पे रात के वक्त रखें, क्योंकि रात को तो आपने उनको शिफ्ट नहीं करना, अगली सुबह आपने उनको शिफ्ट करना है। उसके लिए पहले सबसे पहले एक आपके पास खाली बॉक्स पड़ा हो, फ्रेम पड़े हों, ताकि उस फ्रेम वो उस बॉक्स में आप सुबह सवेरे उनको शिफ्ट कर दें। तो जब सुबह सवेरे आप उनको बॉक्स में शिफ्ट कर देंगे तो वो उसी को अपना घर मान लेंगी, और उसी को अपना नया घर समझ के उसके अंदर जो है वो ग्रो करना शुरू कर देंगी, जो आपने फ्रेम लगाए उनमें छतें बनाना शुरू कर देंगी, और वहां पे आस्ता आस्ता फिर क्वीन अंडे देना शुरू कर देगी। ये प्रोसेस होता है। तो ये एक कह लें कि रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, अपनी कॉलोनी को और ज्यादा से ज्यादा तादाद में बढ़ाने का तरीका है। ये तो आपने पढ़ा इसकी थ्योरी। अब जो है इसकी आपको मैंने वीडियो दिखानी है कि ये वीडियो में एक्चुअली ये होता कैसे है, तो ये आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़हन में और अच्छी समझ आ जाएगी। तो ये जी आप वीडियो देखें तो फिर आपको आइडिया होगा कि ये एक्चुअली कहने का मकसद क्या था, ये जो हमने सारा पढ़ा है अभी, ये आपको समझ सही तरीके से आ जाएगी। If you're looking for locally adapted bees to populate अच्छा ये देखें hive, जी, or just the most economical option for obtaining, ये देखें जी, ये गौर करें, ये करीब दरख्त है। इस करीब दरख्त में क्या हुआ कि वो करीब से मक्खियां उड़ के जाके यहाँ पे बैठ गई, ठीक है, डब्बे से उड़ी, और ये देखिए एक शाख है, इस शाख के ऊपर जाके बैठ गई।
ठीक है, तो यही अब आपके पास बेस्ट तरीका है कि जिससे आप कर सकते हैं। तो बल्कि ये सॉरी एक सेकंड शेयर नहीं हुआ, स्क्रीन शेयर कर लूँ। ये आपको ये अब नजर आ रही होगी स्क्रीन, ये आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कि ये देखें मक्खियां आपको बैठी हुई नजर आ रही हैं। ये मक्खियां आपको नजर आ रही हैं। ये मक्खियां क्या हुआ, यहाँ से उड़ी और यहाँ पे एक शाख के ऊपर करीबी दरख्त के ऊपर जाके बैठ। अब दरख्त पे आपको बीज नजर आ रही हैं। ये बीज एक्चुअली एक बॉक्स से होके आई हैं और ये काफी सारी बीज हैं। और अब देखें For locally adapted bees to populate a new hive, or just the most economical option for obtaining bees, joining a swarm list like beeallies.com and catching your own will be the best way to go. To learn more about what a swarm is and why we love populating our hives with them, please check out our How to Get Bees video. First and foremost, you'll want to make sure you have all of the essential equipment ready to go at a moment's notice. When swarm season hits, we're rarely without gear in our vehicles. With the rise in popularity of swarm catching has become somewhat competitive. Fast responders will have the most success in this venture. Our essential swarm catching toolkits include a breathable wooden or cardboard box or a light colored bed sheet or tarp, a bee brush, pruning shears, lemongrass oil, protective gear, and if possible, a ladder or stool. When you first arrive at the site, determine whether it's safe to get the bees. If the cluster is within arm's reach of ground level, don't hesitate. If the cluster is positioned high up, use your best judgment to determine if you're able to safely catch the bees in the box and come back down the ladder. The allure of free bees can easily influence you to push your limits. There are other swarms out there, and none are worth risking your life for. Once you've donned your protective gear, lay a sheet out under the swarm and place your box on top of it. Move as much of the swarm into the box as you can. If the queen did not make it in, you will know within minutes. The workers will be drawn to the queen's pheromone and will move out of the box and back around her. If this is the case, wait until the majority of them cluster once more, then try again until they stay put. If the cluster is on a branch, shake the bees into a box. If the cluster is hanging from small branches or vegetation, you can use pruning shears to clip it off and then place that in the box with the rest of the bees. This tends to be a lot more gentle, but you will have to make sure you remove all of that vegetation from the full hive, the permanent hive, once you install them. If the cluster is on a fence, wall, mailbox, or other similar structure, you may want to lightly mist them with water. This makes it harder for them to fly. Brush them into the box with a quick downward motion. Try not to break up the cluster as much as possible. If the cluster is on the ground, place lemongrass oil in the box as a lure and tilt the box sideways to encourage them to move there on their own. You can even use a branch or plant to build a little bee bridge from the ground and into the box. Once most of the swarm is in the container, close the box, leaving a small gap for stragglers and returning scout bees to enter through. Leave the box in this position until sundown. Scout bees will be out looking for a new hive location until the end of the day. You do not want to leave confused stragglers and returning scout bees behind. That may upset the property owners. As a swarm catcher, you are the honeybee liaison to your community, so be as courteous as possible. After nightfall, close up the box, secure it with tape entirely, or put the whole box in a mesh swarm bag. Transport the swarm as gently as possible and place them in a safe location overnight. Be sure they have an opening for air and to start coming and going as soon as the sun rises. If you captured your swarm box in a new box, simply staple screen over the opening before transport or use a mesh swarm bag. Remember to remove both once you have your nuke settled in your yard. Allow your bees to begin utilizing the nuke and building comb for a few days. Then transfer the comb into their permanent hive. If you captured the swarm in a box or enclosure without frames or top bars, you will want to install them in your hive the following morning. To do this, simply shake the bees into the hive.
frames or top bars back in place. Close up the hive and prop the swarm catching box or enclosure near the entrance of the hive to allow stragglers to find their way in. Some beekeepers are lucky enough to bait and trap swarms. When scout bees find a suitable nesting site, they return to the swarm cluster and then direct the rest of their sisters and their queen to the new site with the waggle dance. Once the swarm reaches their destination, worker bees gather at the entrance and fan their nasinov glands. This releases scout pheromone to direct the rest of the bees into the new hive. This pheromone resembles the scent of lemongrass oil, and beekeepers can use small amounts of the oil in their hives or in traps to lure in a swarm. The best swarm traps are at least 6 feet off the ground. Traps can be a range of enclosures from nuke boxes mounted in trees to compostable flower pots mounted on plywood on house sides. All it is a biodegradable flower pot on some plywood, screwed to the side of my shed with a few drops of lemongrass oil inside. Once you notice bees moving into your trap, you can close it up, take it down, and then either transfer comb or transfer your bees into a hive. Swarms are our favorite method of populating hives, but it's important to keep in mind that it's not a guaranteed source of bees. If you don't want to take any chances for getting bees this spring, purchase or reserve a bee package for any hive style or a nuke for Langstroth hives. For more information about purchasing bees, check out our How to Get Bees video. Catching swarms is a great way to expand your hobby while doing your part to propagate strong genetics in your local honeybee population. जी यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक कोई बात ऐसी जो समझ ना आई हो, ये तकरीबन जो है आज का था। यहाँ तक